चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, हम लोग केमिस्ट्री का रिवीजन क्लास स्टार्ट किए हैं। ऑफ कोर्स फास्ट चलेंगे, आप भी समझ रहे हैं ये बात, ठीक है। टॉपिक खत्म होने के बाद ही हम आपसे डाउट पूछेंगे, अब बीच में बिना मतलब का टाइप मत कीजिएगा, ठीक है। तो बेसिकली एक टॉपिक छोटा सा खत्म करके फिर हम आपसे डाउट पूछते जाएंगे। आपका किसी भी तरह का डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, उससे रिलेवेंट टॉपिक से, पर्टिकुलरली उस टॉपिक से, तब बताइए, ठीक है। ऐसे ही करके हम लोग देखते हैं कितना क्लासेस लगता है, ज्यादा नहीं लगाएंगे, मतलब ठीक है, थोड़ा फास्ट में चल रहा है, ठीक है। ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, रिसेंट पढ़ा हुआ है, याद होगा ही, काफी कुछ है, देख लीजिए एक बार, जल्दी से रिवाइज हो जाएगा बस, ठीक है। बस यही है, आपका एफर्ट थोड़ा कम हो उसके लिए किया जा रहा है, और कुछ नहीं है। टॉपिक्स आपको याद होगा, हम लोग इसी ऑर्डर में लगभग पढ़े हैं, ठीक है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। दस, ठीक है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए इधर, ठीक है। हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट किससे किए थे हम लोग? मैटर्स से, ठीक है। एक तो मुझे बार बार मुड़ने में बड़ा दिक्कत होता है। आप लोग बस नोट्स है ना जी, ठीक है, तो देख लेना, ठीक है। मुझे बार बार पलटने का जरूरत नहीं है इसमें, एक बार समझने का कोशिश करो। हम लोग बात किससे स्टार्ट किए थे? हम लोग मैटर से स्टार्ट किए थे। मैटर के बारे में बेसिकली हम लोग डिफाइन क्या किए थे? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। मैटर को आप दो पार्ट में डिवाइड कर लिए थे। सबसे पहले बोले थे कि प्योर सब्सटेंस और दिस मिक्सचर, ठीक है। जब आप प्योर सब्सटेंस का बात कर रहे हैं, आप दो पार्ट में डिवाइड किए थे, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। और दूसरा जब मिक्सचर का बात किए थे तो होमोजेनस और हेटेरोजेनस मिक्सचर का बात किए थे, ठीक है। जब हम लोग एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का बात किए थे, हम आपसे एलिमेंट्स में इतना ही बोले थे कि देखो जो भी पीरियोडिक टेबल में आपको दिख रहा है सब क्या है? दीज आर एलिमेंट्स, ठीक है। वहीं जब कंपाउंड्स का बात कर रहे थे, दीज आर हैविंग द फिक्स्ड कंपोजिशन, वही बात लिखे थे, दीज आर हैविंग द फिक्स्ड कंपोजिशन। मतलब अगर कोई भी आप कंपाउंड उठा रहे हो तो उसमें दिस कंपोजिशन सबका फिक्स होगा। जैसे वाटर मॉलिक्यूल उठाए हो, ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल में क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपोजिशन फिक्स है। वो नाली का पानी है, गटर का पानी है, या फिर समुद्र का पानी है, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो बेसिकली कंपाउंड में फिक्स कंपोजिशन होता है। एग्जांपल शुगर का यहां लिखा हुआ है। वहीं होमोजेनस और हेटेरोजेनस मिक्सचर्स का बात हुआ था। होमोजेनस आप समझ रहे हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन का बात कर रहे थे। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या है? जैसे चीनी पानी मिलाकर पी रहे हो, शरबत जिसको बोलते हो, तो क्या ऐसा थोड़ी कि ऊपर का मीठा लगता है, नीचे का नहीं लगता है? तो दिस इज यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और उसके बाद हेटेरोजेनस का बात की थी, इसमें कुछ बात करने का के लायक ही नहीं है। हेटेरोजेनस का मतलब क्या है? दिस इज नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ये बात तो आप समझ गए थे। एक बात और बताइए, आपसे हम ये भी बोले थे कि अगर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछना होगा तो कंपाउंड और होमोजेनस में आपको कंफ्यूज करने का कोशिश करेगा। डिफरेंस इसी का समझना है। कंपाउंड आप समझ गए हैं, फिक्स कंपोजिशन का बात किए हैं। होमोजेनस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन का बात किए हैं। बेसिक डिफरेंस है ये, याद रखोगे। चलो फिर हम लोग आगे थे स्टेट्स ऑफ मैटर में। स्टेट्स ऑफ मैटर में हम आपसे पहले सॉलिड, लिक्विड और गैस का बात किए थे। सॉलिड इन जनरल हम लोग क्या कर रहे थे? सॉलिड में जिसके पास डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप है उसको क्या बोलते हो? सॉलिड। लिक्विड का बात करोगे तो क्या है? दिस इज हैविंग डेफिनेट वॉल्यूम, पर क्या शेप डेफिनेट है? नहीं, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड लिक्विड। गैसेस क्या होता है? ना तो डेफिनेट वॉल्यूम है, ना डेफिनेट शेप है, तो उसको क्या बोलोगे? गैसेस, ठीक है। इसमें एक बात और याद रखे थे आप कि बेसिकली ये तीन तो कभी पूछेगा ही नहीं, पूछना भी होगा तो इसके अलावा जो दो स्टेट है उसका बात करेगा। थोड़ा स्लो आएगा, ठीक है, डिस्प्ले में जब हम लोग काफी दिन बाद ओपन करते हैं तो थोड़ा धीरे धीरे आ रहा होता है, ठीक है, आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग दो और बात किए थे। तीन तो आप समझ गए, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके बाद आप बात किए थे प्लाज्मा स्टेट का, और हम लोग फिफ्थ स्टेट का बात किए थे, दैट इज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। हम आपको ये भी बोले थे कि बेसिकली प्लाज्मा स्टेट या फिर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसी से क्वेश्चन पूछने का पॉसिबिलिटी हमेशा रहता है, ठीक है। ये स्लाइड्स तो है ना आपके पास, ठीक है, तो ओपन भी कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप कर सकते हैं तो, ठीक है। इसमें आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, आज हम देख रहे हैं सुबह से ही बेसिकली इसमें, इसलिए देखो अब आ रहा है नीचे, ठीक है। डिस्प्ले होने में टाइम लग जाता है, कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है ना। चलो हम लोग बात किसका कर रहे हैं? तीन स्टेट हो गया, चौथा और पांचवा स्टेट, इसका मतलब प्लाज्मा स्टेट का। और फिफ्थ कौन सा था? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। जब फोर्थ स्टेट का बात कर रहे हैं, प्लाज्मा स्टेट, इसका मतलब समझो कि दिस इज एक्चुअली सुपर हीटेड मैटर का बात कर रहे हैं। सुपर हीटेड मैटर मतलब क्या हुआ? जैसे हम आपको स्टेट का बात किए थे, कुछ नहीं है जी, बेसिकली आप समझो कि आइस को आप हीट करना चालू किए। आइस क्या है? सॉलिड है, फिर लिक्विड स्टेट में आया, फिर कन्वर्ट हो गया गैसेस स्टेट में, उसके बाद फर्दर हीटिंग करोगे तो क्या होगा? दैट विल बिकम टू द प्लाज्मा स्टेट, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या है? सुपर हीटेड स्टेट होता है। इसमें ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट ट्यूब, नियॉन साइन बल्ब, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस
इसमें पूछता रहा है, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर का जो कलर होता है ना, दैट डिपेंड्स कि आप कौन सा गैस फिल कर रहे हैं, ठीक है। हम कुछ गैसेस का नाम भी आपको बोले थे, मेनली हम आपको बोले थे कि जैसे नियॉन का याद रख लेना, नियॉन का कौन सा होता है, ऑरेंज, ठीक है। हीलियम गैस भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज हीलियम का येलो होगा, और दिस CO2 भी इंपॉर्टेंट होता है, इसका व्हाइट होता है, ठीक है। तो बेसिकली इन सब का कुछ कुछ बेसिक कलर्स आपको पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ जा रहे हैं, यहाँ पर कुछ गायब हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आएगा आपके स्लाइड्स में आ जाएगा, इसमें दिक्कत हो रहा है डिस्प्ले, ठीक है ना। हाँ आपके में आ जाएगा, इसमें दिक्कत था, आपके में आया भी होगा, ठीक है, इसमें हो जाता है कभी कभार, ठीक है। तो समझ गए, तो ये बेसिकली हम लोग प्लाज्मा स्टेट का बात कर चुके। इसके बाद एक और था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। आप समझ रहे हैं वर्ड में ही क्या यूज कर रहा है, कंडेंसेट, मतलब हम लोग किसका बात कर रहे हैं, सुपर कूल्ड स्टेट का। लेकिन ऐसे नॉर्मल सुपर कूल्ड नहीं है, ये क्या करता है, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी में, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी में नियर अबाउट एब्सोल्यूट जीरो ले जाता है। तो क्या बोलते हो, दिस इज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ऐसा क्यों हम लोग बोल रहे हैं कि एक्सट्रीमली लो डेंसिटी में, कॉमन सेंस है हमारे पास, हम बोले कि नॉर्मल गैस को जब ठंडा करने का कोशिश करोगे तो इट विल कम इनटू द लिक्विड स्टेट, ठीक है। पर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट तो ऐसा नहीं है, वो क्या है, दिस इज डिफरेंट स्टेट, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले डेंसिटी को कम कर देते हैं। हम आपसे बोले भी थे कि लगभग 1,00,000 गुना कम डेंसिटी देन नॉर्मल एयर, ठीक है, उसको ठंडा करते हैं एब्सोल्यूट जीरो पर, तब जो स्टेट मिलता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। डिटेल हम लोग समझ चुके थे, ठीक है। बोस जो है यहां पर किसका बात कर रहे थे हम लोग, सत्येंद्र नाथ बोस। आइंस्टीन दैट इज अल्बर्ट आइंस्टीन, एक्चुअली में सत्येंद्र नाथ बोस कुछ कैलकुलेशंस करते हैं जिसको वो भेजते हैं आइंस्टीन के पास, और आइंस्टीन उसको बेसिकली ये करते हैं, मतलब दिस कैलकुलेशन को वेरीफाई करते हैं और बोलते हैं हाँ दिस कैन बी अ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। लेकिन इसका मतलब ओरिजिनली काफी बाद में आया है, ठीक है। हम आपसे बात भी किए होंगे कि दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1995, जब डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, क्योंकि उतना कम टेम्परेचर ला ही नहीं पाओगे ना, हम लोग 0 केल्विन का बात कर रहे हैं तो उतना कम टेम्परेचर ला ही नहीं पाओगे, उसका बात करें, ये उसी को एक्सप्लेन किया हुआ था ना बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को, ठीक है ना। ये तो समझ गए। इसके बाद टॉपिक कौन सा चल रहा है, इसके बाद ये इंटर, ओके ठीक है। इसके बाद हम लोग आ गए थे इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, जिसमें गैस, सॉलिड और लिक्विड का स्टेट कन्वर्जन का बात किए थे। जैसे आप गैस से सॉलिड का बात करोगे तो क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। देखो रिवर्स सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस हम बोल रहे थे कि बहुत जगह लिखता है, एनसीईआरटी सब्लिमेशन ही लिखता है। तो इधर गैस से सॉलिड में कन्वर्जन हो या सॉलिड से गैस में कन्वर्जन हो डायरेक्टली विदाउट कमिंग टू द लिक्विड स्टेट, आप क्या बोलते हैं, दिस इज सब्लिमेशन, ठीक है। तो इसका और भी नाम है, जैसे सॉलिड से गैस का बात कर रहे हो, सॉलिड से गैस कर रहे हो, इसको तो सब्लिमेशन बोले। लेकिन गैस से जब सॉलिड होता है तो एक्चुअली में डिपॉजिट होता है ना, तो कितना जगह इसको डिपोजिशन, रिवर्स सब्लिमेशन, इस तरह का वर्ड यूज किया है। एनसीईआरटी सब्लिमेशन क्या है, अदर वर्ड्स भी आप याद रखेंगे, जैसे डिपोजिशन, रिवर्स सब्लिमेशन, इस तरह का बात कर रहे थे, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स था सब्लिमेशन का, ठीक है। आप जानते हैं नेप्थलीन, कैम्फर, ड्राई आइस, ये होरफ्रोस्ट, इन सब का बात किए थे आप, ठीक है। इसके बाद हम लोग सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन बोले, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है तो आप बोलते हो मेल्ट हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग। और उल्टा प्रोसेस, मतलब पानी को जमाते हो तो बोलते हो फ्रीज कर रहे हैं, तो दैट इज फ्रीजिंग, ठीक है। वहीं लिक्विड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हो, मतलब स्टीम बनाते हो, तो कंडेंसेट होता है, ठीक है। तो लिक्विड क्या होगा, कंडेंसेशन होता है, मतलब सॉरी कंडेंसेशन बोले, लिक्विड क्या होगा, दैट इज बॉइलिंग होता है, बॉइलिंग, और फिर उसी को इवोपरेशन बोल रहे हो, ठीक है। वहीं गैस को क्या करते हो, जो लिक्विड में गैस निकला उसको वापस से जमाते हो, ठीक है, जैसे पानी वेपराइज हुआ उसको वापस से जमा रहे हो, तो क्या बोलोगे, दिस इज कंडेंसेशन, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ टर्म्स देखे थे, लैटेंट हीट। लैटेंट हीट तभी यूज होता है जब बेसिकली, अच्छा लैटेंट का हम लोग दूसरा नाम भी बोल रहे थे ना, दैट इज एक्चुअली हिडन हीट का बात कर रहे थे। लैटेंट हीट तभी यूज होता है जब फेज चेंज हो जाता है, ठीक है। फेज चेंज का मतलब समझ रहे हो, जैसे सॉलिड से लिक्विड हो गया, फेज चेंज हुआ ना, तो इस केस में टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, सिर्फ फेज चेंज होता है। इसको क्या वर्ड यूज करते हो, फ्यूजन, तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। वहीं जब लिक्विड से वेपर स्टेट में आने का बात करो, अगेन स्टेट चेंज हो रहा है, यानी दिस इज अप्रोक्सीमेटली 100 डिग्री सी का बात कर रहे हैं, यानी लिक्विड एट 100 डिग्री एंड वेपर एट 100 डिग्री, इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ओनली स्टेट चेंज हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं आप लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसलिए आपसे सवाल पूछा जाता है किस में, मतलब विच विल इफेक्ट मोर, आइदर दिस 100 डिग्री वाटर और 100 डिग्री स्टीम। आप समझो कि 100 डिग्री स्टीम में ज्यादा हीट कंटेंट है, तो इट विल इफेक्ट मोर,
ठीक है, इसका बात कर चुके थे हम लोग। ठीक है, इवोपरेशन हम लोग देखे थे और बॉइलिंग में डिफरेंस समझने का कोशिश किए थे। इवोपरेशन और बॉइलिंग में बेसिक डिफरेंस क्या समझे थे आप? दोनों तो बेसिकली लिक्विड को गैस बना रहा है। इवोपरेशन दोनों और बॉइलिंग दोनों क्या कर रहा है? लिक्विड को गैस में बना रहा है। लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या था? इवोपरेशन एक सरफेस फिनोमेना है, वहीं जब बॉइलिंग का बात करते हो तो दिस इज बल्क फिनोमेना, इसका बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इवोपरेशन हम लोग डिपेंड देखे थे किस किस फैक्टर पर करता है, दैट इज टेम्परेचर, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी और सरफेस एरिया। इसको याद रखने के लिए हम बस बोले थे आपसे कि एक तौलिया ले जाकर छत पर सुखा लीजिए, ये याद हो जाएगा इवोपरेशन, क्योंकि आप समझ रहे हैं तौलिया सूखने में इवोपरेशन का ही प्रोसेस का यूज हो रहा है। जैसे क्या करते हो, धूप है यानी टेम्परेचर है, आप उसमें ले जाके सुखाते हो। ठीक है, अगर बेसिकली धूप नहीं है, हवा चल रहा है, तो आप विंड स्पीड का यूज कर लेते हो। ठीक है, अगर ह्यूमिडिटी, जैसे अभी का मौसम देख लो, ठीक है, बारिश बहुत ज्यादा हो रहा है तो ह्यूमिडिटी भी ज्यादा है, कपड़ा नहीं सूखता है जल्दी। ठीक है, तो दैट इज ह्यूमिडिटी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और फोर्थ हम लोग बोले थे सरफेस एरिया, क्योंकि तौलिया को ले जाके आप ऐसे ही नहीं रख दे रहे हो, उसको बेसिकली ये रस्सी पे लंबा कर रहे हो। इसका मतलब क्या है? दिस इज सरफेस एरिया आप इंक्रीज करने का कोशिश कर रहे हो। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग मिक्सचर में क्या बात कर रहे थे जी? क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर में बेसिकली हम लोग होमोजेनस और हेटेरोजेनस का बात कर चुके हैं। अच्छा, सॉल्यूशन टॉपिक आना था, बस इसको देख लो उसके बाद। ठीक है, तो ऊपर से ही हम लोग स्टार्ट किए थे मिक्सचर का, यहां पर हम लोग सॉल्यूशन टॉपिक में डिस्कस करने लगे थे। ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि बेसिकली होमोजेनस और हेटेरोजेनस, यहां तक हम लोग क्लियर थे कि दो टाइप का मिक्सचर बना लिए। होमोजेनस में क्या पढ़ रहे थे? अब सॉल्यूशन। होमोजेनस के अंदर पढ़ रहे हैं, दिस इज सॉल्यूशन। हेटेरोजेनस में भी पढ़ेंगे, कौन कौन सा? एक तो कोलाइडल सॉल्यूशन और दूसरा सस्पेंशन, यानी पूरा 3 कैटेगराइजेशन कर चुके हैं हम लोग, सॉल्यूशन, कोलाइडल और दिस सस्पेंशन। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, होमोजेनस और हेटेरोजेनस। होमोजेनस के अंदर क्या डाले हैं? सॉल्यूशन। हेटेरोजेनस के अंदर क्या डाले हैं? कोलाइडल और सस्पेंशन। ऐसे ही किए थे। चलो, होमोजेनस मिक्सचर में आ गए थे, सबसे पहले सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जब आप बोलते हो, पहले तो हम लिक्विड स्टेट का ही बात कर रहे होते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में बेसिकली 2 पार्ट में आप डिवाइड कर लिए थे। क्या होगा? एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट। इसको याद करने के लिए हम लोग क्या बोले थे? अच्छा, सॉल्यूट मतलब कुछ माइन्यूट सा दिख रहा है, उसको हम सॉल्यूट बोलेंगे, यानी विच इज प्रेजेंट इन द लेस अमाउंट या लेसर प्रोपोर्शन, दैट इज एक्चुअली सॉल्यूट, एंड विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस इज एक्चुअली सॉल्वेंट। ठीक है, तो जो ज्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट है और जो कम में है वो सॉल्यूट है। सॉल्वेंट समझ गए, जैसे आप वाटर में शुगर डाल रहे हो। ठीक है, तो वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट। बड़ा ज्यादा क्वांटिटी किसका है? वाटर का, और उसमें आप शुगर डाले हो तो शुगर क्या हो गया? सॉल्यूट। याद रखने के लिए आप एक वर्ड याद रखे थे, अच्छा, सॉल्यूट मतलब माइन्यूट, जो कम अमाउंट है वो सॉल्यूट है। ठीक है, इसके बाद हम लोग सॉल्यूशंस को भी बेसिकली 5 कैटेगरी में डिवाइड किए थे। हालांकि हम आपसे बोले थे इन तीनों में कोई मतलब 2-3 ही इंपॉर्टेंट है। पहले तो देख लो, डाइल्यूट सॉल्यूशन का बात कर रहे थे, इसका सॉल्यूट और सॉल्वेंट से कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा है और सॉल्यूट का अमाउंट कम है, यानी लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड डाइल्यूट। ठीक है, कंसंट्रेटेड का मतलब क्या हुआ कि इसमें कंपैरेटिवली ज्यादा हायर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है। चीनी और पानी में चीनी सॉल्यूट है, जब ज्यादा चीनी डाले तो क्या हुआ? दिस इज ज्यादा सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट हुआ, तो ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ा, तो कंसंट्रेशन उसी को बोलते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब बोलते हो? व्हेन द फर्दर अमाउंट ऑफ दिस सॉल्यूट कैन नॉट बी एडेड, उससे ज्यादा आप सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते हो, तब बोलते हो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे हम लोग चीनी पानी घोल रहे हैं, अब उसके बाद चीनी डाले तो भी घुल नहीं रहा है, तो इसको क्या बोलोगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? जिसमें फर्दर अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट कैन बी एडेड। ठीक है, अब जैसे एक ग्लास में आधा चीनी डाले घोल रहे हो, फिर 1 चम्मच डाल दिए, उसको भी घोल लिए, तो वो क्या है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हाट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन? सुपर सैचुरेटेड में क्या बात करते हो कि एक्चुअली में जब हम लोग इसमें क्या ही बात किया जाए, आप रस से ही याद कर लो, जैसे गुलाब जामुन का रस है। ठीक है, तो इसको क्या करता है? हायर टेम्परेचर पर ले जाता है, हायर टेम्परेचर पर ले जाता है और उसमें ऐड करता जाता है शुगर, फिर उसको ठंडा कर देता है, तो दैट बिकम्स सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब किसी भी कंडीशन में उसमें ये नहीं होगा, मतलब सॉल्यूट ऐड नहीं होगा। एक साथ साथ ये भी प्रॉपर्टी हम लोग याद किए थे कि सॉल्यूशन का कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, जैसे अभी हम इनफैक्ट आपको बोले सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी क्या होगा? स्टेबल होगा। इसका मतलब ऐसा नहीं होगा कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में से कुछ नीचे बैठना चीनी चालू हुआ। गुलाब जामुन के रस में दैट इज एक्चुअली सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्या उसमें नीचे चीनी के इकट्ठा होता है? नहीं होता है, बिकॉज दिस इज एक्चुअली सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड दैट इज एक्चुअली स्टेबल। वही लिखा है, सॉल्यूशन इज स्टेबल। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देख रहे थे, और क्या क्या बात किए थे आप? होमोजेनस सॉल्यूशन होगा।
ठीक है, किसका बात किए थे, होमोजीनस होगा। फिर हम लोग साइज बोले थे कि भाई ये होमोजीनस है ही क्यों और बेसिकली दिस स्टेबल क्यों है, तो आप बोले थे अच्छा साइज ऑफ द पार्टिकल काफी छोटा होता है, हम लोग बोल रहे थे नैनोमीटर में होता है इसलिए, ठीक है। इसको हम लोग फिल्ट्रेशन टेक्निक से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ये सब बेसिक बात किए थे हम लोग प्रॉपर्टीज में, ठीक है। फिर क्या आ गया था जी, चलो नेक्स्ट हम लोग बात किसका करने लगे थे, सॉल्युबिलिटी का, ठीक है। सॉल्युबिलिटी में क्या होगा आपका, हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का पहले बात किए थे। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ दिस सॉल्यूशन, ठीक है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट कितना डाले, यानी माइन्यूट वाला यानी चीनी कितना डाले, और पूरा सॉल्यूशन कितना है उसका बात कर रहा है, ठीक है। दिस शुड बी मेजर इन मास पर, ये मास बाय वॉल्यूम उसका बात कर रहे थे इस तरह। इसमें एक शायद क्वेश्चन भी बनाए थे कि बेसिकली क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं होगा, हाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप बनाने का कोशिश किए थे, अच्छा क्वेश्चन था। इसका रीजन आप देखे थे, इफ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन is sugar solution is prepared by mixing 100 gram of sugar with half liter of water, which of the following physical quantity will not change, ठीक है। एक्चुअली what will not change, that is volume। क्यों नहीं चेंज होगा वॉल्यूम, क्योंकि साइज ऑफ द पार्टिकल क्या है, दिस इज 10 to the power -9 यानी नैनोमीटर में है, एंड इट विल फिक्स इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मतलब इंटर मॉलिकुलर स्पेस में जाकर फिट हो जाता है, सो वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है। वेयर एज मास ऑफ कोर्स इंक्रीज होगा। अब 100 ग्राम में 100 ग्राम आप चीनी डाल, 100 ml में 100 ग्राम वाटर में 100 ग्राम चीनी डाल रहे हो, तो मास तो बढ़ेगा ही ना, डेंसिटी ऑफ कोर्स इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे आप मिक्सिंग करोगे डेंसिटी इंक्रीज होगा। कंसंट्रेशन तो कंप्लीट डिपेंडेंट होता है, क्योंकि आप तो शुरू में ही बोले कि दिस इज डाइल्यूट, दिस इज कंसंट्रेटेड, इसका मतलब कंसंट्रेशन भी फर्क पड़ेगा। क्लियर है। चलो ये टॉपिक हमारा होमोजीनस सॉल्यूशन था, समझ गए थे ना हम लोग। बेसिकली मिक्सचर को जब डिवाइड किए थे तो होमोजीनस और हेट्रोजीनस का बात किए थे ना, तो होमोजीनस सॉल्यूशन खत्म हो गया। अब कौन सा आ गया, हेट्रोजीनस, ठीक है। हेट्रोजीनस में आपको याद होगा कि बेसिकली हेट्रोजीनस का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तुम लोग बात की, चलो 10 to the power -9 सॉल्यूट का साइज क्या है, 10 to the power -9 से छोटा, तो उसको बोले नहीं वो तो बेसिकली होमोजीनस है, ठीक है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, वो अच्छा स्टेबल है, ठीक है। अब बोल रहे हैं 10 to the power -6 से बड़ा, तो आप बोले अच्छा ये तो हेट्रोजीनस है, ये समझ में आ रहा है, लेकिन इसको भी डिवाइड करना होगा, ठीक है। यानी -9 के नीचे जो आ रहा है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो -6 से भी बड़ा होता है, ठीक है। -6 से भी बड़ा होता है उसको आप सस्पेंशन बोलते हैं, और 10 to the power -6 से -9 के बीच जो होता है उसको आप कोलाइडल वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। दैट इज एक्चुअली कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले आप किसका बात कर रहे हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस में सबसे पहले कौन सा पढ़ना है हम लोग को, सस्पेंशन और कोलाइडल, इन्हीं दोनों का हम बात किया आपसे। सस्पेंशन क्या है, दिस इज एक्चुअली विजिबल टू naked eyes, ठीक है। साइज ऑफ द पार्टिकल क्या होगा, दिस इज लार्जर देन 10 to the power -9 मीटर, ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, एक्चुअली में सस्पेंशन से सवाल नहीं पूछेगा, सस्पेंशन बस आपको इसलिए बताया गया है कि आप साइज को समझें, कि जब 10 to the power -6 से बड़ा हो गया सस्पेंशन, 10 to the power -9 से छोटा हो गया दिस सॉल्यूशन, अब इस बीच में क्या बचता है, कोलाइडल, और एग्जाम का क्वेश्चन वहीं से आता है, ठीक है। तो हम लोग किसका बात कर रहे हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन, यानी ये कौन सा हुआ, साइज ऑफ द पार्टिकल लिख दिया गया है 10 to the power -6 और -9 के बीच का साइज को क्या बोलते हो, कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। कोलाइडल का एक खास बात है, इट एक्चुअली लुक्स लाइक होमोजेनस, बट इज इट होमोजेनस, नहीं, दिस इज एक्चुअली हेट्रोजेनस, ठीक है। तो होता क्या है, ये दिखता कैसा है होमोजेनस, पर एक्चुअली कैसा होता है, दिस इज हेट्रोजेनस, ठीक है। इसका एक बेसिक प्रॉपर्टी का बात किए थे, दैट इट स्कैटर्स द बीम ऑफ लाइट, ठीक है। आप स्कैटरिंग समझ रहे हैं, मतलब जहां भी आप लाइट को देख सकते हैं, लाइट को पास करते हुए आप देख सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग। जैसे फॉग में गाड़ी चलाते हो तो आपको गाड़ी का लाइट दिखता है जाता हुआ, मतलब बीम दिखता है, तो दैट इज एक्चुअली कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये बेसिकली टिंडल इफेक्ट जो है उसी को रिलेट करता है, स्कैटरिंग को, ठीक है। जैसे हम लोग अभी का टॉपिक पढ़े थे, उसमें सॉल्यूशन का बात किए थे, तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बात किए थे, उसी तरह से कोलाइडल में भी दो पार्ट आएगा। इसमें भी डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम होता है। इसमें याद करने के लिए कैसे किए थे, जो मीडियम है वो क्या है, बड़ा एरिया है, मीडियम क्या है, बड़ा एरिया है, ठीक है। मीडियम हमेशा बड़ा ही होता है, ठीक है। आपका सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ रहे हैं, लेकिन फेज क्या होता है, छोटू छोटू, ठीक है। तो बेसिकली सॉल्यूट लाइक जो होगा उसको क्या बोलोगे, फेज। जैसे बोलते हो ना कि लाइफ में डिफरेंट फेजेस आते हैं, मतलब
डिफरेंट छोटा छोटा स्टेप्स आता है, छोटा छोटा ये मतलब परिस्थिति आती है और पूरा लाइफ को क्या बोलते हो, दैट इज मीडियम, उस तरह का बात कर सकते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या बात किए थे कि डिस्पर्सिंग फेज, डिस्पर्सिंग मीडियम, डिस्पर्स फेज होना चाहिए ना, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सिंग मीडियम, उसको क्या बोलते हैं और उसका मेन एग्जांपल्स क्या है, ठीक है। इसको अब तोता जैसा रटने हम आपको बोले थे। जैसे ये दोनों तो आपको पहले ही याद होगा कि गैस में लिक्विड डालो या गैस में सॉलिड डालो, दोनों को एरोसॉल ही बोलते हैं। जैसे अभी हम सबसे पहला एग्जांपल जो आपके साथ स्टार्ट किए थे वो हम फॉग का दिए थे, तो फॉग भी क्या है, दिस इज एक्चुअली यही वाला एग्जांपल हो जाता है, ठीक है। तो एरोसॉल होता है, यानी फॉग, क्लाउड, स्मोक, ये सब क्या हुआ, एरोसॉल्स का एग्जांपल हुआ। दूसरा है, हम लोग इस तरह से डिवाइड किए कि अब लिक्विड क्या हुआ, मीडियम, लिक्विड मीडियम में डिफरेंट फेज डाल दो, ठीक है। जैसे लिक्विड में गैस लाके डाल दो, लिक्विड में गैस डालोगे तो क्या होगा, फोम बनाता है, सेविंग फोम इसका एग्जांपल है। जैसे सेविंग फोम में क्या होता है, पहले शेक करना होता है आपको अच्छे से। शेक क्यों करते हो, क्योंकि उसके ऊपर गैस है, नीचे लिक्विड है, दोनों को मिल जाना चाहिए प्रॉपर, ठीक है। तो उसके लिए बात करते हैं। तब उसी तरह से लिक्विड में लिक्विड है, लिक्विड में लिक्विड का किसका एग्जांपल है आपका, दिस इमल्सन बोलते हैं इसको, मिल्क इसका अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। मिल्क, फेस क्रीम, ये सब बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका, दिस लिक्विड में लिक्विड, ठीक है। उसी के बाद लिक्विड में सॉलिड, ठीक है, लिक्विड में क्या डाला है, सॉलिड, इसी को बोलते हो सोल। इसमें कौन सा एग्जांपल है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पेंट, पेंट भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, भूलोगे नहीं, ठीक है। पेंट में देखते हो पाउडर फॉर्म में मिलता है, इसमें लिक्विड डालता है, इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली लिक्विड में मतलब लिक्विड होता है शुरू में व्हाइट कलर का, उसमें डिफरेंट पाउडर डालता है, तो दैट इज सॉलिड डालता है, तो सोल हुआ, दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पेंट, मड, सेल्फ फ्लूइड, ये भी अच्छा एग्जांपल है, सेल्फ फ्लूइड, ठीक है। इसके बाद देखो मीडियम्स चेंज किए, मीडियम हम लोग फिर सॉलिड लिए, सॉलिड में गैस डाले, इसको भी फोम वर्ड यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सॉलिड में जब लिक्विड डालोगे तो उसको जल बोलते हैं, जेली ये सब पूछा जाता है, ठीक है। तो सॉलिड में लिक्विड डाल रहा है, ठीक है, सॉलिड मीडियम में लिक्विड डाल रहा है। जेली वाला कैसे याद किए थे, जैसे तवा पे जेली हीट होता है तो क्या होता है, खुरदरा सा सरफेस रहता है, उसके अंदर का लिक्विड उड़ जाता है, यानी सॉलिड के अंदर जो लिक्विड था वो वेपराइज हो गया, इसका बात किए थे हम लोग। फिर सॉलिड में सॉलिड, ये भी अच्छा एग्जांपल है, सॉलिड सोल वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ जो जेम स्टोन्स होता है, रूबी, जेम स्टोन्स जो भी बात करते हो वो किसका एग्जांपल होता है, सॉलिड में सॉलिड, ठीक है। तो ये कुछ हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन का टाइप्स देखे थे। इसमें मिल्क, दिस मिल्क वाला, इमल्सन वाला, दिस जेम स्टोन, ये सब कुछ कॉमन एग्जांपल्स है, आपको पता होना चाहिए। इन सब में खास बात क्या है, आपको समझ में आ गया ना, कि ये बेसिकली टिंडल इफेक्ट यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी बीम को जाता हुआ दिखाता है, तभी हम बोलते हैं, ठीक है, कि दिस इज एक्चुअली कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है ना। बस ये लास्ट एक बार देख लीजिए, फिर हम आपसे डाउट जो है वो पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर में सबसे पहले हम प्रोसेस का बात की थी, एक सब्लिमेशन, ठीक है। सब्लिमेशन हालांकि अभी हम लोग देखे थे कि सॉलिड से गैस बनना या गैस से सॉलिड बनना विदाउट कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड स्टेट इज सब्लिमेशन, ठीक है। तो सब्लिमेशन प्रोसेस को हम लोग यहाँ टॉपिक क्या देख रहे हैं, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, यानी डिफरेंट मिक्सचर है उसको सेपरेट करने का बात कर रहे हैं। और डिफरेंट मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम लोग जैसे सब्लिमेशन टेक्निक यूज करते हैं, जैसे आयोडीन में इस तरह का यूज किया जाता है, अमोनियम क्लोराइड में यूज किया जाता है। थोड़ा याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी दिस सेपरेटेड बाय दिस सब्लिमेशन, ठीक है। तो उसमें अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन जो कॉमन एग्जांपल्स हैं हम आपको लिखवा दिए थे। बाकी सब्लिमेशन तो किसमें ड्राई आइस और दिस होरफ्रोस्ट का, नेप्थलीन का, कैम्फर का, ये तो एग्जांपल आप देख चुके हैं। इसके बाद इवोपरेशन, ठीक है। इवोपरेशन हम लोग किसके लिए करते हैं, नमक के लिए, कॉमन सॉल्ट के लिए, ठीक है। तो सॉल्ट से जो मतलब सॉल्ट निकालते कैसे हैं, समुद्र का पानी को सुखा के, तो उसको क्या बोलोगे, इवोपरेट कर रहे हैं, तो दैट इज इवोपरेशन। लेकिन क्या वो सॉल्ट खाने लायक है, नहीं, उसके लिए क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो इवोपरेशन पहले करते हैं, उसके बाद क्या प्रोसेस करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन इज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। क्रिस्टलाइजेशन याद है ना कैसे करते हैं, एक लिक्विड को हीट करते हैं, मतलब वाटर को हम लोग हीट करते हैं और उसमें सॉल्ट ऐड करते जाते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता जाता है, ठीक है। जब फाइनल सुपर सैचुरेट होता है तो उसके बाद उसको ठंडा कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सॉलिड क्रिस्टल्स जमा हो जाता है रॉड के आसपास, एंड दैट इज प्योर सॉल्ट। जो गंदगी है वाटर में मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, पढ़ लेना, सेम ही बात है। इवोपरेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ द वेपर फ्रॉम लिक्विड एंड क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड क्रिस्टल्स फ्रॉम लिक्विड, यानी लिक्विड में से हम क्या निकाल लिए, सॉलिड क्रिस्टल्स, उसका बात की हम आपसे अभी।
नेक्स्ट प्रोसेस का बात किए थे हम डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का एक बेसिक डेफिनेशन समझने का कोशिश किए थे कि इसी को बोलते हैं व्हाट इज डिस्टिलेशन। कोई पूछ रहा है तो सीधा बोल देना वेपराइजेशन प्लस कंडेंसेशन। ठीक है, क्या बोलोगे? वेपराइजेशन प्लस कंडेंसेशन। एग्जांपल कौन सा हो गया? जैसे कॉपर सल्फेट विथ वाटर, इन सबको हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, दिस इज अबाउट द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम लोग किसके लिए कर रहे थे? जब दो से ज्यादा लिक्विड होगा तब क्या यूज करोगे? दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर काफी कम होता है। जनरली हम लोग बोल देते हैं कि 25 डिग्री के आसपास है तो आप क्या करना चालू कर देते हो? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ऐसा काम हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए करते हैं। ठीक है, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का आप देख चुके थे, डायग्राम है। नेक्स्ट क्रोमेटोग्राफी का बात किए थे हम, आपसे वर्ड याद कराने का कोशिश की थे। अच्छा, क्रोमा मतलब होता है कलर, तो कलर के मतलब कलर को सेपरेट करने का टेक्निक, मतलब डिफरेंट कलर्स को सेपरेट करने का टेक्निक को क्या बोलते हो? क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो बेसिकली जैसे ड्रग है ब्लड में, तो उसके लिए भी क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। कलर को सेपरेट करने के लिए किया ही जाता है, मतलब कलर्स फ्रॉम डाई, लेकिन ये भी एग्जांपल याद रखना, अच्छा एग्जांपल है। नेक्स्ट सेंट्रीफ्यूगेशन का बात किए थे। सेंट्रीफ्यूगेशन कहां यूज हम लोग बात किए थे? जैसे क्रीम निकालने के लिए। ठीक है, उसके अलावा डायग्नोस्टिक लैब्स में, इन सब जगह हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करते हैं। ठीक है, ये हम लोग का पहला एरिया था, खत्म हो गया। कुछ क्वेश्चन है तो बताओ, कुछ क्वेश्चन है तो बताओ। चलो, यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे थे एटॉमिक नंबर वाला टॉपिक। एक्चुअली में धीरे धीरे हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करने वाले थे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक कांसेप्ट्स को समझ रहे थे। जैसे सबसे पहले हम आपसे बात किए थे एटॉमिक नंबर का। एटॉमिक नंबर होता क्या, आप समझ गए थे? दिस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, डिनोट करने के लिए हम लोग इसको जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसके बाद आ गए थे आप बेसिकली मास नंबर में। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उसी को आप बोलते हो मास नंबर। ठीक है, यानी नीचे जो हम लोग लिखते हैं दिस इज एक्चुअली एटॉमिक नंबर, और ऊपर जो लिखते हैं दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दैट इज एक्चुअली मास नंबर। ठीक है, अब हम लोग कुछ कुछ वर्ड्स को समझने का कोशिश किए थे। जैसे स्टार्ट किए थे हम लोग आइसोटोप से। ठीक है, आइसोटोप क्या होता है? जिसके पास एटॉमिक नंबर तो सेम होगा बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, यानी बेसिकली जो नीचे वाला लिखा हुआ वैल्यू है वो सेम होता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होता है, ऊपर वाला अलग होता है, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग होता है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे और इससे कंक्लूड किए थे कि बेसिकली इसके पास सेम केमिकल प्रॉपर्टी होता है बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकता है। ठीक है, क्या लिखे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द आइसोटोप्स आर सेम। इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछता है इस तरह का। ठीक है, बट द फिजिकल प्रॉपर्टीज मे डिफर। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या किए थे? ये वाला पॉइंट याद रखना कि केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज मे डिफर। इसको याद करने का तरीका भी देखे थे कि आप पढ़ तो रहे हैं केमिस्ट्री। ठीक है, और केमिस्ट्री में बेसिकली आप पीरियोडिक टेबल बोलते हैं कि पीरियोडिक टेबल होगा, उसमें कहीं ना कहीं एक ही पोजीशन किसी एक एलिमेंट को दोगे ना, तो बेसिकली कार्बन को जैसे एक जगह दे रहे हो तो किस बेसिस पर दे रहे हो? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी एटॉमिक नंबर पर। ठीक है, इस कारण से क्या कहते हैं कि अच्छा इसका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफर, उसका बात किए थे। फिर एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स में आ गए थे। सबसे पहले हम लोग C14 का देखे थे। C14 तो हम लोग लंबा चौड़ा कहानी भी देखे थे कि बेसिकली C14 यूज कहां हो रहा है? रेडियो एक्टिव डिके, इन सब का बात किए थे। ठीक है, रेडियो एक्टिव डिके और लिखा हुआ नहीं है, सीधा मूल कंसेप्ट आ गया। चलो ठीक है, एक सेकेंड। चलो ठीक है, हम आपसे बता देते हैं कौन कौन सा था। जैसे सबसे पहले हम लोग कार्बन 14 का बात किए थे। कार्बन 14 का आप क्या देखे थे? दैट इज द फॉर द रेडियो एक्टिव डिके। ठीक है, मतलब दिस फॉसिल का एज मेजर करने के लिए रेडियो एक्टिव डिके करता है, जिससे हम लोग फॉसिल का एज कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके अलावा हम लोग C14 का एक और यूज का बात किए थे कि ये ब्रेथ टेस्ट में यूज होता है। ठीक है, जैसे किसी तरह का गट में बैक्टीरिया है या अल्सर होने का पॉसिबिलिटी है, उसका भी टेस्ट के लिए C14 का टेस्ट यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात किए थे, इसके अलावा हम लोग और भी ढेर सारा बात किए है ना। जैसे हम लोग दूसरा नंबर पे आयोडीन 131 का बात किए थे ना। आयोडीन, ठीक है, आयोडीन आप समझ रहे हैं गोइटर के इलाज के लिए यूज किया जाता है। आयोडीन गोइटर मतलब ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा हम लोग कोबाल्ट का भी बात किए होंगे।
कोबाल्ट का तो आपको मेंस तक में भी पढ़ना है, जब हम आपसे भाभाट्रॉन 2 का बात करेंगे उसमें कोबाल्ट को यूज किया जाता है। दिस इज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है, दिस इज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, उसके लिए यूज करता है। तो दीज आर द आइसोटोप्स व्हिच आर यूज, ठीक है। यूरेनियम के बारे में आप जानते हैं, इसलिए हम कभी नहीं लिखते हैं कि दैट इज यूज्ड एज अ न्यूक्लियर रिएक्टर, ये न्यूक्लियर फ्यूल की तरह यूज होता है। प्लूटोनियम भी न्यूक्लियर फ्यूल की तरह यूज होता है। प्लूटोनियम को हम लोग न्यूक्लियर वॉरहेड में यूज करते हैं, ये भी बात आपको पता होना चाहिए। ये जब हम आपसे थोरियम का बात करेंगे ना, ठीक है, प्लूटोनियम, उसमें भी बात करेंगे, ठीक है, कि थोरियम को प्लूटोनियम में अभी तक का अवेलेबल टेक्नोलॉजी से हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए न्यूक्लियर वॉरहेड बनने का पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी थोरियम बेस्ड फ्यूल अगर इंडिया डेवलप करके दूसरे कंट्रीज को भी देता है तो इसमें यह डर हम लोग को नहीं होगा कि उससे वो न्यूक्लियर वेपन क्रिएट कर लेगा, ठीक है, क्योंकि दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द प्लूटोनियम। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उससे मैं बात किया जाएगा, ठीक है। इसमें आइसोटोप्स के बाद कुछ स्लाइड्स लगता है आपके पास होगा, इसमें नहीं लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। आइसोबार्स ये सब कहां गया जी? चलो, पढ़े तो थे, स्लाइड्स लगता है गायब हुआ, कोई बात नहीं। हम लोग इसके बाद किसका किसका बात किए थे? जैसे आइसोबार्स का किए थे आप। आइसोबार्स याद है ना, किसके बारे में बात कर रहे थे? मतलब जिसके पास सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। इसके पास क्या था? सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एक ही बात है, एटॉमिक नंबर नहीं भी लिखे तो ठीक है, मतलब मास नंबर जिसके पास सेम हो गया उसका बात कर रहे हैं हम लोग। आर्गन, कैल्शियम, इन सब का एग्जांपल देखे थे। नेक्स्ट हम आइसोटोन्स का बात किए थे। आइसोटोन्स का क्या होता है? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। आइसोटोन मतलब क्या था? न्यूट्रॉन का संख्या सेम, ठीक है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का बात किए थे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो आपको ऐसे भी याद है कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड यूज किए। उसके अलावा जैसे आइसो बार्स, ठीक है, बार से हम लोग देखे थे, अच्छा कुछ प्रेशर वेसर का बात कर रहे हैं, यानी सेम मास नंबर, वैसे करके याद कर लिए थे। आइसोटोन्स, ठीक है, तो एन आ गया था, बोले थे अच्छा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होता है, इस तरह से हम लोग याद करने का कोशिश किए थे यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट हम लोग बात किसका करने लगे थे कि दिस इज एक्चुअली मोल कंसेप्ट। हाँ, सीधा हम लोग आ गए थे दिस मोल कंसेप्ट पे, ठीक है। मोल कंसेप्ट आपको शुरू में समझ में ये तो आ गया था कि अच्छा मोल कंसेप्ट कहेंगे किसको। जैसे एक्चुअली में मोल कंसेप्ट क्या है? दिस इज नथिंग बट द एक लिंक क्रिएट कर रहे हैं किसके बीच में? बेसिकली मास और नंबर के बीच में। किसके बीच में? मास और नंबर के बीच में। इसका हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी समझने का कोशिश की थी कि बेसिकली किससे रिलेट करेंगे मोल कंसेप्ट को। जैसे एक स्टैंडर्ड वैल्यू ले लिए थे, किसको स्टैंडर्ड माने थे? कार्बन 12 को। तो हम बोले ओके ठीक है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 क्या है? 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में कितना नंबर ऑफ एटम्स है, ऐसे मान लो, ये कितना नंबर ऑफ बेसिकली एटम्स हो रहा है। तो आप बोले कि उतना में जब आप कैलकुलेट किए तो आपको पता चला ओके दिस इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। कितना था? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। हम आपको 23 यहां इसलिए लिखाए थे कि ये रिलेशन याद रहे। 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इसलिए लिखा रहता है कि ये रिलेशन याद रहे, अदरवाइज एग्जैक्ट वैल्यू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है। यहां भी 23 हो गया, यहां भी 23 हुआ, तो हम लोग को याद रखने में दिक्कत नहीं होता है। तो दिस इज एक्चुअली अवोगाड्रो नंबर, ठीक है। वही लिखे हैं 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, हम लोग एक स्टैंडर्ड कैलकुलेट कर लिए थे। मोल क्या है? दिस इज द लिंक बिटवीन मास एंड नंबर। यानी अब क्या बोल रहा है कि एक मोल में कितना, तो आप बोलेंगे 6.022 इंटू 10 पावर 23। 022 या 023 बोलो, बात दिक्कत नहीं है, एक ही बात हो रहा है, ठीक है। तो उतना हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितना एटम, ठीक है, तो आप बोलेंगे 6.022 इंटू 10 पावर 23। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितना मॉलिक्यूल, सेम बात है। This is 6.022 into 10 power 23. This is actually a Avogadro number. तो ये कुछ नहीं है, एक नंबर बताने का तरीका है। एक मोल जब वर्ड यूज किए तो उतना संख्या होता है। जैसे एक दर्जन में 12 बनानास होता है, उसी तरह से एक मोल में इतना नंबर होता है। ये हम लोग कैलकुलेट करने का कोशिश किए थे। ये क्वेश्चन आप बनाए थे कि बेसिकली फास्फोरस एटम कितना है एक मॉलिक्यूल ऑफ एक मोल ऑफ फास्फोरस मॉलिक्यूल में, ठीक है, P4 लिखते हैं, तो बेसिकली
एटम का संख्या पूछ रहा है, इसलिए 4 से आप मल्टीप्लाई करके बना दिए थे। चलो इसके बाद आप किस में आ गए थे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जब बात किए थे, सबसे पहले हम लोग किसका देख रहे थे, दिस इज डिस्कवरीज का बात किए थे, जैसे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एटम का स्ट्रक्चर समझने के लिए मतलब हम लोग को तीनों बेसिक पार्टिकल, उसका सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को समझना है। उसी में आए थे हम लोग सबसे पहले पढ़ने इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कौन किया है, दिस इज जे थॉमसन। हम आपसे बोले थे एक्सपेरिमेंट को भी याद रखना है। एक्सपेरिमेंट क्या है, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जे थॉमसन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में दो वर्ड, जे थॉमसन और डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो दिस इज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन एंड कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ये दो वर्ड याद रखे थे आप। ठीक है, इसमें आप एक बात समझने का कोशिश किए थे कि कोई मिल्कन है, मिल्कन, ये वाला मिल्कन अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, तो मिल्कन क्या किया है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिल्कन क्या किया है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, उससे वो बेसिकली चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकाले हुए है। ठीक है, चार्ज मतलब ई का वैल्यू उसको निकला हुआ है, पहले से मालूम है। ठीक है, अब जे थॉमसन क्या करते हैं, ई बाई एम का रेशियो लेके आ जाते हैं। ई बाई एम का रेशियो मिल गया और ई का वैल्यू पहले से पता है, तो एम निकल जाएगा, दैट इज मास निकल जाएगा, और यही आता है दिस 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 केजी, एंड दिस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने आप बता देते कि अच्छा यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स का बेसिक प्रॉपर्टीज का भी बात की थी, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या बात हुआ था जी, आएगा थोड़ा देर में। ठीक है, इसके बाद हम लोग किसका बात किए होंगे, दिस इज इलेक्ट्रॉन, तो इतना ही था ना, दिस प्रोटॉन का बात करने लगे थे। ठीक है, प्रोटॉन का कौन डिस्कवरी किया था, दैट इज ई गोल्डस्टीन। ठीक है, प्रोटॉन का डिस्कवरी कौन किया था, ई गोल्डस्टीन। हम आपको एक बात और बोले थे कि अच्छा नाम पूछेगा कौन, मतलब अगर गोल्डस्टीन का नाम नहीं है तो रदरफोर्ड टिक कर देना, अगर गोल्डस्टीन का नाम है गो विद द गोल्डस्टीन। ठीक है, अदरवाइज रदरफोर्ड आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है ना, बेसिकली प्रोटॉन का डिस्कवरी का बात कर रहे हैं। प्रोटॉन को आप एनोड रेस, एनोड, इसको क्या बोल रहे थे, कैथोड रेज ना, तो प्रोटॉन को आप बेसिकली एनोड रेज भी वर्ड यूज करते हैं और कैनाल रेज भी वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, प्रोटॉन का तो लोकेशन जानते हैं ना, दैट इज इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, एक्चुअली प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स हेवियर देन इलेक्ट्रॉन, यानी 1837 बोल रहे हैं, आपको 1840 याद रखना है, 1840 याद रख लीजिए। ठीक है, 1850 रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उसमें बेसिकली 1837 टाइम्स हेवियर देन प्रोटॉन था। ठीक है, फिर न्यूट्रॉन का बात किए थे, न्यूट्रॉन में क्या होगा, दिस इज चैडविक। ठीक है, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कौन किया है, चैडविक, आपको उतना याद होगा। ठीक है, चैडविक। न्यूट्रॉन बेसिकली दिस न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल है मतलब कोई तरह का चार्ज उसमें नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखो न्यूट्रॉन तो है, बीच का प्रोटॉन वाला स्लाइड नहीं दिख रहा है, आज रहा होगा आपके पास। ठीक है, दिस न्यूट्रॉन तो हो गया। नेक्स्ट हम लोग मॉडल्स में आ गए थे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किए थे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, थॉमसन मॉडल क्या था, दिस इज द फर्स्ट एटॉमिक मॉडल, मॉडल का बात कर रहे हैं। ठीक है, थ्योरी का नहीं, दिस इज द फर्स्ट एटॉमिक मॉडल। ठीक है, इसी को आप क्या बोलते हो, प्लम पडिंग मॉडल। इसी को क्या वर्ड यूज करते हो, प्लम पडिंग मॉडल। मतलब क्या है, प्लम पडिंग का मतलब क्या है, जैसे हम लोग इसका बात करते हैं ना, दिस क्रिसमस वाला केक का। ठीक है, उसमें क्या होता है, दिस प्लम पडेड रहता है, मतलब डाला हुआ रहता है, तो उसको बोलते हैं प्लम पडिंग मॉडल। ठीक है, और इसी को आप क्या बोलते हो, वाटरमेलन मॉडल। इसमें एक पॉइंट हम आपको याद रखने बोले थे कि देखो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में क्या है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसको याद रखना, कभी कभार उल्टा दे देता है कि निगेटिवली चार्ज स्फीयर में पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, यानी ये वाटरमेलन है, तो वाटरमेलन में बीच बीच में काला काला दाग रहता है, तो काला दाग, काला जो सीड्स रहता है, दैट इज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन। अदरवाइज पूरा क्या लाल कलर का है, दिस इज प्रोटॉन, मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, उसका बात किए थे। अच्छा, डाल्टन इसमें नहीं दिखाना स्लाइड में, डाल्टन तो पढ़े थे ना इसके पहले हम लोग। शायद इसके स्लाइड्स में डाल्टन फिर छूट गया होगा। ठीक है, हम आपसे जस्ट बता दे रहे हैं डाल्टन इसमें होगा। ठीक है, उसके पहले ही पढ़े थे हम लोग, तब हम लोग ये सब रदरफोर्ड में आ रहे थे या फिर थॉमसन में आए थे। डाल्टन एटॉमिक मॉडल में, सॉरी हम गलत वर्ड यूज किए, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में। ठीक है, डाल्टन एटॉमिक मॉडल नहीं है, पहला मॉडल कौन सा है, थॉमसन्स मॉडल। अगर एटॉमिक थ्योरी का बात करेगा तो पहला थ्योरी कौन सा है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट लाइन हम आपसे 4-5 एग्जाम में बता चुके हैं कि पूछ चुका है यही वाला स्टेटमेंट कि बेसिकली
एटम्स आर इंडिविजिबल, किसका बात किया था? एटम्स आर इंडिविजिबल, मतलब एटम को डिवाइड आप नहीं कर सकते हैं, ये बेसिकली डाल्टन बोला था। ठीक है, उसके अलावा हम आपसे ये भी बात किए थे कि बेसिकली केमिस्ट्री का जो लॉज है, ठीक है, केमिस्ट्री का दो लॉज, वो भी स्लाइड इसमें छूटा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली ये पूरा एक साथ जो कंपाइल किया हो ना उसमें गायब हुआ है, आपके पास वाले में होगा। ठीक है ना, तो बेसिकली डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पहले सुन लो, उसके बाद हम बता देते हैं उसके बारे में भी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी किसके बारे में बात किया? दैट इज एटम इज इंडिविजिबल। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हम बोले कि बेसिकली ये रखने का कोशिश कर रहा था कि कैसे, मतलब दिस एटम्स अरेंज किया हुआ है, उसके बारे में बात कर रहा था। एक्चुअली में वो क्या करने का कोशिश कर रहा था कि जो केमिस्ट्री का दो मेन लॉ है, कौन कौन सा लॉ? दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास व्हिच इज गिवन बाय दिस लेवोजियर। लेवोजियर कौन है? फादर ऑफ केमिस्ट्री। और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कौन दिया है? प्रूस्ट। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कौन दिया है? प्रूस्ट। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोनों। प्रूस्ट में कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या बोलता है कि हर कुछ अपने एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में है। इस पर एक क्वेश्चन बीपीएससी भी पूछ चुका था ना, जो वाटर का प्रोपोर्शन का कुछ बात किया था, जैसे वाटर का प्रोपोर्शन का हम लोग भी निकाले थे कि H2O में। ठीक है, तो रेशियो क्या आएगा? हमेशा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अनुसार हमेशा 1:8 आ जा रहा था। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग करके देखे थे। तो बेसिकली डाल्टन क्या किया, इन दोनों लॉज पे अपने बात को पुट करने का कोशिश किया। ठीक है, और उसी पर आगे भी है उसका कि बेसिकली एटम्स, मतलब एटम्स स्मॉलेस्ट पार्ट है जो अपना कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एटम्स आर इंडिविजिबल, इस तरह का बात किया था। तो ये आपका डाल्टन्स में था। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस टॉपिक पर आ गए थे। ठीक है ना, तो बेसिकली उस पर यही क्वेश्चन पूछता आया है इन जनरल कि मींस कौन बोला है कि एटम्स आर इंडिविजिबल? दैट इज डाल्टन का बात था। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग किसका बात करने आ गए थे? दिस इज रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल में क्या हुआ था? रदरफोर्ड एक्चुअली किस लिए नामी है? फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, रदरफोर्ड किस लिए, क्या काम है? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किए थे। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आप समझ रहे थे कि बेसिकली एक रेडिएशन सोर्स से, ये गोल्ड फॉयल है, रेडिएशन, अल्फा रेडिएशन एमिट किए थे, इसलिए हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा कैसा है? भारी होता है। ठीक है, ये बात हम लोग फिजिक्स में ही पढ़ चुके हैं कि अल्फा दिस सबसे भारी दिस ये हो रहा है, और जब पॉजिटिवली चार्ज है, भारी है। ठीक है, तो बेसिकली जब जा रहा है तो वो भी डेविएट कर रहा है, बहुत कम डेविएट कर रहा है, तो भी डेविएट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि बीच में कुछ पॉजिटिवली चार्ज है। तो ऐसे ही करके ये तीन ऑब्जर्वेशन निकाले थे। ठीक है, ये तीन ऑब्जर्वेशन क्या था इनका कि 99.9% ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासिंग अनडेविएटेड। ज्यादातर क्या है? दैट इज अनडेविएटेड है। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर डेविएटेड बाय वेरी स्मॉल एंगल, थोड़ा सा एंगल से डेविएट हो जा रहा है। और एक बात ये भी बोला कि वेरी फ्यू, दैट इज 1 in 20,000 का बात किया था, और अल्फा पार्टिकल्स आर कमिंग बैक, मतलब रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहा है। ये इनका ऑब्जर्वेशन था। जो एक्सपेरिमेंट किए ना, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उससे इनका ऑब्जर्वेशन था। अब क्या करेंगे ये? अब उसी बात से ये रिजल्ट्स निकालेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट रिजल्ट्स आ गया था, जैसे मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज हॉलो। ठीक है, क्योंकि जो डेविएशन हो रहा है वो काफी कम पार्टिकल्स का, यानी 0.1% पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल डेविएट हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कंसंट्रेटेड एरिया में है, इसलिए बोला कि मोस्ट पार्ट ऑफ द अल्फा दिस एटम इज, सॉरी, मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज हॉलो। दूसरा बोला द पॉजिटिव पार्टिकल, सॉरी, द पॉजिटिव पार्ट्स रिसाइड्स इन द सेंटर, मतलब पॉजिटिव कहां है? सेंटर में है, इन द वेरी स्मॉल एरिया दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और यहीं से हम लोग बात भी किए थे कि न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, हम लोग फर्मी में मेजर करते हैं। फर्मी मतलब 10⁻⁻15। वहीं पर एटम का साइज हम लोग नैनोमीटर में करते हैं, 10⁻⁹ या -10। ठीक है, जबकि हम लोग न्यूक्लियस का साइज -15 में मेजर करते हैं, क्योंकि वो काफी कंसंट्रेटेड एरिया में है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका तो बात समझ ही रहे हैं आप। न्यूक्लियस का साइज क्या है? दैट इज, यही बात कर रहे थे, दैट इज फर्मी, 10⁻⁻15 में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। सर्कुलर ऑर्बिट का बात ये कर चुका था। क्लियर है? ये जस्ट एक डेटा हम लिखवाए थे, हम आपको पहले भी बोले थे कि बीपीएससी काफी बार पूछा हुआ है, इसको याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए इसको देख लीजिए। जैसे हम लोग किलो का, किलो तो आपको याद ही होगा। ठीक है, यहां से देख लीजिए, जी से है क्या? गीगा का बात कर रहे थे, 10⁹9। ठीक है, प्लस वाला 10⁹9।
टेरा 10 टू द पावर 12, पेटा 10 टू द पावर 15, एक्सा 10 टू द पावर 18, जेटा 10 टू द पावर 21 और योटा 10 टू द पावर 10 टू द पावर 24। ये प्लस वाला बात किया है। हालांकि एग्जाम्स में ज्यादातर क्वेश्चन माइनस वाला से पूछा हुआ है। माइनस में कौन सा है? देखो नैनो से देख लो, नैनो में है 10 टू द पावर -9, पीको बोलते हैं हम लोग 10 टू द पावर -12, दिस फेमटो या फर्मी 10 टू द पावर -15 बोलते हैं, ऑटो हम लोग 10 टू द पावर -18 को बोलते हैं, जेप्टो 10 टू द पावर -21 और जेक्टो 10 टू द पावर -24। इसको याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है, पहले का क्वेश्चन उठा लो, पूछा हुआ है बीपीएससी लगातार, ठीक है, तो इसको रट लोगे, जरूरी है। हाँ समझो यहां से, देखो रदरफोर्ड मॉडल तो समझ गए। रदरफोर्ड मॉडल भी बोल रहा था कि चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के अनुसार, न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक है, लेकिन रदरफोर्ड अपने आप को पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था। रदरफोर्ड कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी ऑफ एटम का बात नहीं कर पा रहा था, क्योंकि आप जानते हो मैक्सवेल थ्योरी है एक। मैक्सवेल थ्योरी क्या बोलता है कि कोई भी एसिलरेटेड पार्टिकल कुछ रेडिएशन एमिट करता है, और जब वो रेडिएशन एमिट करता है तो इट विल लूज सम एनर्जी, ठीक है। अगर कोई लूज करेगा एनर्जी तो क्या होगा, धीरे धीरे आके उसको सेंटर पे मर्ज कर जाना चाहिए, पर एटम्स में तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब कुछ ना कुछ फ्लॉज है यहाँ पर। उस फ्लॉ को दूर किया बोर, ठीक है। कौन दूर किया? बोर। बोर्स मॉडल ऑफ एटम, बोर्स मॉडल ऑफ एटम क्या बोलने का कोशिश करता है, सब बात रदरफोर्ड वाला ही सही है, लेकिन बोर्स बस यहां पर थोड़ा सा एडिशन बात कर रहा है, ठीक है। एडिशनल क्या बोल रहा है कि बेसिकली देखो, जिसको इलेक्ट्रॉन को घूमने का बात कर रहे हो ना न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये बोला ऐसे ही सब जगह नहीं घूमता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो बेसिकली रिवॉल्व कर रहा है दैट इज इन डिस्क्रीट ऑर्बिट, एक पर्टिकुलर उसका ऑर्बिट है, जिसको क्या बोल रहा है, दिस स्पेशल ऑर्बिट इज कॉल्ड डिस्क्रीट ऑर्बिट, ठीक है। डिस्क्रीट ऑर्बिट में जब ये घूमेगा, यानी इसका जो डिस्क्रीट ऑर्बिट है, डिफाइंड ऑर्बिट है, जब इलेक्ट्रॉन इसमें घूमेगा तो इट विल नॉट लूज एनी एनर्जी, ठीक है। और इसी डिस्क्रीट ऑर्बिट को आप धीरे धीरे क्या बोलने लगे, शेल्स बोलने लगे, ऑर्बिट और शेल वर्ड यूज कर दिए, और इसको बोले डिफरेंट एनर्जी लेवल से है। जैसे सबसे अंदर क्या होता है, के सेल, एल सेल, एम सेल, और जब के एल एम एन इसमें जब इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है तो इट इज नॉट गोइंग टू लूज एनर्जी, ठीक है। और इसी को बोलने लगा कि ये डिस्क्रीट ऑर्बिट है। और जो रदरफोर्ड का मेन फेलियर का रीजन क्या था कि जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेटेड मोशन में घूमेगा तो इट विल रेडिएट एनर्जी। बोर बोला नहीं रेडिएट करेगा एनर्जी, बिकॉज जिस पर वो घूम रहा है वो क्या है, दिस इज एक्चुअली डिस्क्रीट एनर्जी, उसका बात किया था, ठीक है। एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल, ठीक है, दीज सेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल, और उसी का बात किया था, ठीक है। इसी को हम लोग बोल रहे थे कि ओके दीज आर सेल्स, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, इस तरह का बात हम लोग कर चुके थे, ठीक है। ये कुछ हम आपको लिस्ट दिए थे कि आप 1 से 20 का, एनसीईआरटी का ही लिस्ट था, 1 से 20 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर के साथ आप याद रखते हैं। मेरे ख्याल से आप अभी भी याद रखे होंगे, और नहीं रखे हैं तो कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना रटने का जरूरत नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको एक बार देख लीजिएगा, मन हो तो कर लीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कुछ हम लोग बात नहीं कर रहे थे, बस नॉर्मल बताने का कोशिश कर रहे थे कि नोबेल गैस क्या है इन सब का, ठीक है। अच्छा, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स यहां पर बात किए थे। सबसे पहले हम लोग बात किए थे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, ये जो शेल्स में है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहेगा उसका बात किए थे। ये थ्योरी एक्चुअल में बोर एंड बरी दे रहा है। बोर एंड बरी क्या बोला कि मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज 2n स्क्वायर, ठीक है, 2n स्क्वायर। इसका मतलब के शेल में n का वैल्यू क्या हो गया 1, तो 2 हो गया। एल के के बाद एल एम है ना, तो एल को बोले 2, तो 2 स्क्वायर कितना हुआ 4 इंटू 2 दैट इज 8, 3 स्क्वायर कितना हुआ 9 इंटू 2 दैट इज 18, 4 स्क्वायर 16 इंटू 2 दैट इज 32। इस तरह से हुआ था, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8, ठीक है। तो आउटर मोस्ट में मैक्सिमम कितना हो सकता है 8, एंड शेल शुड फिल इन द स्टेप वाइज मैनर, यानी सबसे पहले अंदर भरेगा, फिर बाहर भरेगा, फिर बाहर भरेगा, इसका बात कर रहे थे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल, और वैलेंसी दैट इज डेफिनेट कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होता है उसी को हम लोग वैलेंसी वर्ड यूज करते हैं।
चलिए ये सब बात हम लोग नॉर्मल यहां तक कर चुके थे। इसके बाद हम लोग एक अलग ही थ्योरी का बात करने लगे थे, मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी। यहां से आपको थोड़ा समझना भी था और हम आपको बोले थे कि देखो इससे एग्जाम में आएगा तो एक वन लाइनर टाइप का स्टेटमेंट आता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो एक्चुअली में अभी तक हम लोग बोस मॉडल पर पहुंच चुके थे, ठीक है। जब धीरे धीरे आगे बढ़े, जैसे आप सबसे पहले किसका बात किए थे, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। मॉडल देने में सबसे पहले कौन आया, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। उसके बाद आप रदरफोर्ड का बात करने लगे, उसके बाद आपका बोस मॉडल आ गया। तो मिला जुला के तो सब ठीक ही चल रहा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्वांटम थ्योरी आ गया। अब जब क्वांटम थ्योरी आया तो पहले का सारा थ्योरी इसको थोड़ा प्रॉब्लम में कर दिया। एक्चुअली में क्वांटम थ्योरी क्या था, पहले इसको समझो, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। एक्चुअली में क्वांटम थ्योरी किसके बारे में बात कर रहा था, मैक्स प्लैंक दिया है तो मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हम लोग वर्ड यूज करते हैं। ये बोला कि रेडिएशंस आर मेड अप ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है। रेडिएशंस आर मेड अप ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी। दीज पैकेट्स ऑफ एनर्जी इज नोन एज फोटोन और क्वांटा, ठीक है। इसी पैकेट ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हो, क्वांटा। बेसिकली इसका एनर्जी को, मतलब अगर पैकेट ऑफ एनर्जी है तो उसका बेसिकली डिवाइड बताना होगा कि कितना एनर्जी है, उसका एनर्जी भी निकालने का इक्वेशन दे दिया। बोला उसका एक्चुअली में एच एफ होगा। एच क्या है, दिस इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एफ इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर वेव है तो फ्रीक्वेंसी तो होगा ना। तो बेसिकली इससे क्या निकल गया, ये हम लोग E = hc by लैम्डा एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल लेते हैं। इसी से हम लोग क्या निकालते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन। और यहां से बेसिकली ये क्या कर दिया कि बेसिकली आने दो इसको तब तक, ठीक है। इस यहां से क्या बात करने लगा कि अच्छा जो लाइट है, लाइट इज एक्चुअली वेव, उसके पास दूसरा नेचर भी है, क्या बोलते हैं उसको, पार्टिकल नेचर। यानी एक्चुअली मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी लाइट के बारे में बताया कि लाइट इज द वेव एज वेल एज हैविंग द पार्टिकल नेचर, ठीक है। तो बेसिकली डुअल नेचर ऑफ लाइट का बात कौन कर दिया था, मैक्स प्लैंक, ठीक है। ये बीच बीच में स्लाइड यहां पर फिर गायब है, आपके पास होगा उसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद कौन आ गया था, डी ब्रॉय, ठीक है। डी ब्रॉय हाइपोथेसिस दिया था, बोला कि तुम मैक्स प्लैंक ऐसा बोल रहे हो कि बेसिकली वेव के पास पार्टिकल नेचर है। चलो हम तुम्हारा बात पलट देते हैं, हम बोलते हैं पार्टिकल के पास वेव नेचर है, ठीक है। इसका मतलब क्या बोला कि ऑल मूविंग पार्टिकल्स हैव डुअल नेचर, ऑल मूविंग पार्टिकल्स हैव डुअल नेचर, दैट इज पार्टिकल एंड हैविंग द वेव नेचर। इसका बात करने लगा था डी ब्रॉय, ठीक है। इसके बाद आ गया हाइजेनबर्ग, ठीक है। हाइजेनबर्ग यहां कंफ्यूजन हम लोग की जिंदगी में चल ही रहा था और कंफ्यूज करके रख दिया। बोला कि एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम, ठीक है। पोजीशन मतलब कहां है और मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी जो होता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली फॉर अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, फॉर अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। यानी पोजीशन और मोमेंटम आप कभी निकाल ही नहीं सकोगे। तो हमारी जिंदगी का कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यानी ये अपना एक इक्वेशन दिया था, हम जो बोलते हैं ब्लैक से लिखते हैं वो आप पढ़ेंगे भी नहीं, ऐसे ही दिखाया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, बोर क्या बोल रहा था, बोर मॉडल अब वापस जा रहा है, ठीक है। कि ये इलेक्ट्रॉन का बात कर रहा था, तो इलेक्ट्रॉन एक जगह पर बता रहा था, ठीक है यहां घूम रहा है, ऐसे ऐसे अच्छा बात कर लिया था। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि इलेक्ट्रॉन तो बेसिकली दिस हम लोग मान रहे हैं कि पार्टिकल के साथ साथ क्या है, उसके पास वेव नेचर भी है, ठीक है। और क्या वेव का तुम क्या निकालोगे, एग्जैक्ट पोजीशन निकालोगे, मोमेंटम निकालोगे, ठीक है। तो वेव का तो पॉसिबिलिटी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि वेव है कहां, ठीक है। तो इसके लिए अब डिफाइन करने के लिए दूसरा मॉडल आ जाता है जिसको बोलते हो वेव मैकेनिकल मॉडल, और उसी को बोलते हो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोग कहां पहुंच गए हैं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। अब लेकिन दिक्कत है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को समझने के लिए पहले हम लोग को क्वांटम नंबर समझना पड़ जाएगा, ठीक है। अब क्वांटम नंबर देने के लिए एक इक्वेशन है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्क्रॉडिंजर इक्वेशन, ठीक है। एक्चुअली दिस इज स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन, यही देता है क्वांटम नंबर्स, ठीक है। एक्चुअल में ये 3 क्वांटम नंबर देता है, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं याद रखते, हम लोग मान के चलते हैं ठीक है, चार क्वांटम नंबर है ना, टोटल कितना है, 4 क्वांटम नंबर है, उसमें से 3 इसी इक्वेशन में आया है, ठीक है। तो मेनली पूछता है कि क्वांटम नंबर कौन दिया, तो आप बोल देते हैं अच्छा स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक वेव का इक्वेशन है, वो काम का नहीं है, ठीक है। एक्चुअली अच्छा खासा लंबा इक्वेशन है, d2xi/dx² d2xi/dy² d2xi/dz प्लस करके इज इक्वल्स टू कुछ आएगा, तो उसको बाद में बात कर लीजिएगा, जब आपको देखना हो देखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्वांटम नंबर कौन दिया, आप बोलेंगे बाय द स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन, ठीक है। अब चलो क्वांटम नंबर तो समझ गए, क्वांटम नंबर क्या है, दीज आर द सेट ऑफ 4 इंटीजर्स। इतना आपको समझ में आ गया कि 4 दिस
इंटीजर का सेट है। इसको सबसे पहले हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या देगा, इट विल गिव द साइज एंड द एनर्जी ऑफ द सेल, यानी के सेल, एल सेल, ये सब जो बात कर रहे हो उसका साइज और एनर्जी कौन बताएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इससे क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। ठीक है, क्यों हो रहा है, देखो एनर्जी और साइज इंक्रीज हो रहा है। के सेल से एल में जाओगे तो क्या हुआ, एनर्जी इंक्रीज हुआ, एल से एम में जाओगे तो क्या हुआ, एनर्जी इंक्रीज हुआ, साइज भी इंक्रीज हुआ। तो एनर्जी और साइज इंक्रीज होता है, ये कौन बता रहा है, प्रिंसिपल, पीएल है, मतलब मुख्य। ठीक है, मुख्य क्वांटम नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर एक्चुअली क्या बताता है, दिस इज अबाउट द सबसेल। ठीक है, शेप का बात करने लगता है, जो शेप बोलते हो एसपीडीएफ, ये जो शेप होता है ये कौन देता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, छोड़ो नहीं लिखा है कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एसपीडीएफ, एस क्या हुआ, स्फेरिकल शेप। ठीक है, शेप बता रहा है ना। ठीक है, शेप ऑफ सबसेल ये सब का बात कर रहा है, तो एस क्या हुआ, स्फेरिकल। पी को बोलोगे तो डंबल, डी होता है डबल डंबल, और एफ होता है 8 फोल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट आ गए थे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम आपको बताया भी थे, यूपीएससी पूछा हुआ है। मैग्नेटिक ओरिएंटेशन का बात करता है। ठीक है, कि ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल कैसा है उसका बात करता है मैग्नेटिक ओरिएंटेशन, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर करता है। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन मतलब स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का बात करता है, कि इलेक्ट्रॉन आइदर क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये बात कौन बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर। अब चलो, इतना क्वांटम नंबर पढ़ने के बाद कुछ और प्रिंसिपल है जो वन लाइनर टाइप से आप याद रखते हो, जैसे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसको याद क्यों रखोगे, ये वर्ड में ही बोल रहा है एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी एक्सक्लूड कर रहा है। क्या बोल दिया, नो टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के पास कभी भी ऑल सेट ऑफ सेम 4 क्वांटम नंबर नहीं हो सकता है, यानी नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। ये जो 4 क्वांटम नंबर पढ़े ना, कौन कौन सा, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर, ये सेम नहीं हो सकता है किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन पर उतना नीचे पहुंच गया। ठीक है, इसके बाद आप आ जाते हैं अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ क्या है, दिस इज अबाउट कंस्ट्रक्शन, हाउ टू फिल द ऑर्बिटल्स। ठीक है, ऑर्बिटल को कैसे फिल करेंगे उसके बारे में है। ये जो कटकुट 1 2 3s ये सब जो करते थे, ये अफबाउ प्रिंसिपल से ही आप काटते थे। इसके बाद आता है आपका हंस रूल। ठीक है, हंस रूल क्या बोलता है, दिस मींस इलेक्ट्रॉन्स प्रेफर टू रिमेन अनपेयर, बेसिकली यही वर्ड याद रखोगे। ये भी बात करता है हाउ वी विल फिल द इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज अबाउट द रूल्स ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन क्या बोलता है कि दिस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन, मतलब प्रेफर टू रिमेन अनपेयर, इसका बात करते हैं। चलो, ये सब हम लोग बात कर रहे थे मैक्स प्लैंक ये सब का। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ था टॉपिक, आपको बेसिक बेसिक यहां पर याद रखना है। ठीक है, वन लाइनर में इस तरह का पूछने का पॉसिबिलिटी रहता है। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। इन फंडामेंटल पार्टिकल भी इक्वली आपको थोड़ा सा डेंजरस टाइप का टॉपिक है। ठीक है, लेकिन एक बात समझने का कोशिश करो, टॉपिक डेंजरस है लेकिन इससे क्वेश्चन हमेशा ईजी आता है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन देखते ही बन जाता है आपका। ठीक है, तो एक बार बस समझने का कोशिश करो। सिंपल बात किए थे हम लोग, बोले थे 4 वर्ड याद रखना, काम चल जाएगा जिंदगी में। ठीक है, हम आपसे बात कर रहे थे फंडामेंटल पार्टिकल, इसी को बोलते हो आप एलिमेंट्री पार्टिकल्स। देखो, पहले तो दुनिया चल रहा था कि सब एटॉमिक पार्टिकल जान गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत है। ठीक है, फिर पता चला नहीं, ये तो कुछ नहीं है, इसके अंदर भी कुछ पार्टिकल्स होगा, यानी इसका भी सब डिवीजन हो सकता है। ठीक है, उसको बोलने लगा एलिमेंट्री पार्टिकल। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं हम लोग। एक होता है फर्मियंस, दूसरा होता है बोसॉन्स। ठीक है, बोसॉन क्या है, फोर्स करियर है, यानी किसी भी 2 पार्टिकल में, फंडामेंटल पार्टिकल में जो शेप है, जो भी आज है वो स्ट्रेंथ, दैट इज बिकॉज उसके बीच का फोर्स। ठीक है, वो फोर्स कैसे जनरेट हुआ है इस पर हम लोग बात ज्यादा नहीं किए थे, क्योंकि अपना फील्ड नहीं आ रहा है। ये एक्चुअली में हम लोग आपसे 10 फील्ड का बात किए होंगे। ठीक है, कि डिफरेंट फील्ड्स होता है, उसी के कारण डिफरेंट बोसॉन मतलब फोर्स कैरियर होता है। एक्चुअली हम लोग बात कर रहे थे फर्मियंस। फर्मियंस में सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाता है, व्हिच क्रिएट्स मैटर, यानी दुनिया में कुछ भी बना है वो किससे बना है, फर्मियंस। फर्मियंस को आप 2 पार्ट में डिवाइड किए थे, एक को बोले थे क्वार्क्स और दूसरे को बोले थे लेप्टॉन्स। कुछ तो अंतर होगा। क्वार्क्स क्या होता है, which cannot exist in the free state is the quarks,
एंड विच कैन एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट इज कॉल्ड लेप्टॉन्स। पहले आप क्वार्क्स देखे थे, क्वार्क्स 6 टाइप का होता है जिसको आप फ्लेवर्स ऑफ क्वार्क्स बोलते हैं, और ये 6 टाइप का क्वार्क आपस में परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके कुछ कुछ बनाते रहता है। जो बनाता है उसको हम हेड्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। ये 6 क्वार्क्स आपस में कुछ कुछ, जैसे 3 क्वार्क मिल गया, ठीक है, उससे कुछ बनाया तो उसको बोलेंगे हेड्रॉन बना रहा है। हेड्रॉन भी बहुत तरह का होता है, ब्रियॉन्स और मेसॉन। हम बोलते हैं मेसॉन इंपॉर्टेंट नहीं है, मेसॉन ऑप्शन में दिखेगा, क्वेश्चन पूछेगा तो ब्रियॉन्स है, ठीक है। ब्रियॉन्स से क्यों पूछेगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर ब्रियॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर ब्रियॉन्स एंड व्हाट इज ब्रियॉन्स, दिस इज हेड्रॉन्स। हेड्रॉन्स क्या है, दिस इज क्वार्क्स, ठीक है। तो क्वार्क्स के नीचे हम लोग बात किए थे डिफरेंट क्वार्क्स मिलकर बनाता है हेड्रॉन्स। हेड्रॉन्स में आप देखे थे ब्रियॉन्स, और ब्रियॉन्स में आप देख रहे थे दैट इज प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। जैसे अप क्वार्क और डाउन क्वार्क का कॉम्बिनेशन होता है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनता है। 2 अप क्वार्क 1 डाउन क्वार्क मिलता है तो प्रोटॉन बनता है। ये याद नहीं करना, ऐसे ही बता रहे हैं कि इसका कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है ना। तो 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क मिलता है तो आपका प्रोटॉन बनता है, एंड 2 डाउन क्वार्क 1 अप क्वार्क मिलता है तो न्यूट्रॉन बनता है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, वो खुद में फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, ठीक है। वो एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है, क्योंकि बना है किससे, बना है क्वार्क से, ठीक है। आप बोलोगे प्रोटॉन किससे बना है, ठीक है, ये पूछेगा नहीं, हम आपको बताने का कोशिश करें कि वो फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन किससे बना है। आप बोलोगे इट इज मेड अप ऑफ 2 अप क्वार्क एंड 1 डाउन क्वार्क, यानी 3 क्वार्क से मिलकर बना है प्रोटॉन, उसी तरह से 3 क्वार्क से मिलकर बना है न्यूट्रॉन, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, नेक्स्ट बात कर रहे हैं लेप्टॉन्स, ठीक है। लेप्टॉन्स क्या है, विच इज फाउंड इन द फ्री स्टेट, ठीक है। अब इसमें बहुत सा होता है, 6 टाइप होता है, हम लोग नहीं पढ़ते हैं, हालांकि आप सुने होंगे नाम कुछ, ठीक है। जैसे आप टाउ सुने हैं ना, ठीक है, दिस इज टाउ, मियोन, ठीक है, ये सब किस में आता है, दिस इज लेप्टॉन्स में ही आता है, ठीक है। टाउ TAU, मियोन MEON, तो इस तरह का आता है। चलो रहने दो, हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो का। इसमें आप समझ रहे हैं इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है क्या, हाँ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को फर्दर डिवाइड नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल, इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लेप्टॉन्स, ठीक है। वहीं व्हाट इज न्यूट्रिनो, देखो न्यूट्रिनो हम लोग बोलते हैं कि इसका मास जो है, इसका मास इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, बट इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन क्या है, दिस इज नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, दिस इज नेगेटिवली चार्ज, तो इट इज इजी टू डिटेक्ट, इलेक्ट्रॉन कैन इजिली बी डिटेक्टेड। वेयर न्यूट्रिनो क्या है, इट इज नॉट इजी टू डिटेक्ट न्यूट्रिनो। क्यों नहीं है, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब देखो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, आप डिटेक्ट कर नहीं सकते हो, तो इसलिए हम लोग इसको बोल देते हैं दिस इज टाइप ऑफ घोस्ट पार्टिकल, ठीक है। तो इस तरह के लिए वर्ड क्या यूज होता है, घोस्ट पार्टिकल, ठीक है। घोस्ट मतलब समझ लो, नॉट डिटेक्ट तो क्या बोल दोगे, घोस्ट पार्टिकल है, और क्या, फंडामेंटल पार्टिकल खत्म। इसके बाद हम लोग बात किसका किए थे, पार्टिकल वर्सेस एंटी पार्टिकल। पार्टिकल वर्सेस एंटी पार्टिकल में क्या बात किए थे कि देखो जो भी पार्टिकल प्रोड्यूस हुआ है, दुनिया में आया है, तो उसका एंटी पार्टिकल भी होता है, यानी उसके पास सेम मास होता है पर अपोजिट चार्ज होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन जो है उसका एक एंटी पार्टिकल होगा, जब भी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा उसका एंटी पार्टिकल प्रोड्यूस हुआ होगा, दैट इज कॉल्ड पॉजिट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज विद वेरी लेस मास है, ठीक है, प्रोटॉन से तुलना नहीं कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का जैसे निगेटिव चार्ज है तो पॉजिट्रॉन में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। एक जस्ट बेसिक कंसेप्ट हम आपको बताने का कोशिश किए थे। ये लोग क्या किया कि प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल क्या है, एंटी प्रोटॉन, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है, दिस इज पॉजिट्रॉन, ठीक है। इसको मिला के एक हाइड्रोजन बना दिया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को बना के बनाता है ना, उसका उल्टा कर दिया, दोनों का चार्ज उल्टा करके बनाया, देखा कि उसके पास भी सेम प्रॉपर्टी है, उस हाइड्रोजन एटम के पास भी सेम प्रॉपर्टी है। ये बात बताने का कोशिश किया था इस केस में, ठीक है। तो पार्टिकल वर्सेस एंटी पार्टिकल में, चलो ये टॉपिक खत्म हो गया। इसके बाद हमारा टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। यहां तक कुछ दिक्कत है तो बताइए।